हेलो फ्रेंड्स, गुड मॉर्निंग। आज बिहार जीके सीरीज का पार्ट 7 देख लेंगे। प्राचीन काल मगध साम्राज्य। मगध साम्राज्य काशी को लेकर अजातशत्रु और किसके बीच युद्ध हुआ था? प्रसेनजीत के बीच। प्रसेनजीत युद्ध में हारकर कहाँ भागा था? श्रावस्ती। बौद्ध ग्रंथ महावंश के अनुसार हड़प्पा वंश का संस्थापक बिंबिसार है। बिंबिसार कितने वर्ष की आयु में गद्दी पर बैठा था? 15 वर्ष की आयु में। बिंबिसार ने मगध की राजधानी कहाँ स्थापित की? गिरिब्रज, राजगिरी। राजगिरी का नियोजक वास्तुकार कौन था? महागोविंद था, राजगिरी का नियोजक और वास्तुकार। मगध के उत्थान हेतु बिंबिसार ने कौन सी नीति अपनाई? तो मैत्री की नीति, विजय की नीति और वैवाहिक संबंध, ये तीनों नीति के द्वारा साम्राज्य का अपना विस्तार किया था। नेक्स्ट है, बिंबिसार ने कहाँ के शासकों के साथ वैवाहिक संबंध स्थापित किए थे? तो ये लिच्छवी, कौशल और पंजाब, तीनों के शासकों के पुत्रियों से विवाह कर वैवाहिक संबंध स्थापित किया था बिंबिसार ने। कहाँ के शासक की बहन के साथ विवाह करने पर बिंबिसार को काशी दहेज में मिला था? अवंती से विवाह करने पर काशी दहेज के रूप में मिला था। कहाँ के शासक के साथ बिंबिसार ने मैत्री संबंध स्थापित किया था? तो अंग, जिसकी राजधानी कहाँ है? चंपा का राजधानी, और चंपा महाजनपद की राजधानी कहाँ है? अंग महाजनपद की राजधानी चंपा है। तो यहाँ से मैत्री संबंध स्थापित किए थे अंग ने, और वैवाहिक संबंध देख लिए थे अवंती से रखा था, जिसमें दहेज के रूप में अवंती दिया गया था। बिंबिसार ने अपने पुत्र को किस महाजनपद का शासक नियुक्त किया था? अंग महाजनपद को, और अपने पुत्र को अंग महाजनपद का शासक नियुक्त कर दिया। इतिहास में सर्वप्रथम किसने हाथियों को अस्थायी सेना में शामिल किया था? बिंबिसार ने हाथी को भी सेना में शामिल किया। अजातशत्रु किसको मारकर मगध का शासक बना था? बिंबिसार को मारकर। अजातशत्रु कौन था? बिंबिसार का पुत्र था, वही जिसको अंग का शासक नियुक्त किया था अपने बेटे को, और इसी ने अपने पिता बिंबिसार की हत्या कर दी। बिंबिसार का शासनकाल कब से कब था? 544 से 492 ईसा पूर्व तक था। अजातशत्रु का शासनकाल कब से कब तक चला था? 493 से 461 ईसा पूर्व तक। अजातशत्रु किस धर्म का अनुयायी था? जैन धर्म का अनुयायी था, जबकि इसके पिता बिंबिसार बौद्ध धर्म के थे। याद रखेंगे, बिंबिसार बौद्ध धर्म के थे, लेकिन जो बेटा था वो जैन धर्म का था। अजातशत्रु का उपनाम क्या था? कुनिक नाम था। कुनिक मतलब होता है पितृ, कुनिक मतलब होता है छल कपट करने वाले, उस पर इसका इसीलिए उसको उपनाम कुनिक दिया गया था। किसके शासनकाल में कौशल को अवंती अंतिम रूप में मगध में मिला लिया गया था? अजातशत्रु। कौशल को अंतिम रूप से मगध में मिला लिया गया था अजातशत्रु के शासनकाल में। अजातशत्रु को किसके साथ युद्ध में रथ, मूसल एवं कंटक शिला जैसे शस्त्रों का प्रयोग किया गया था? वज्जी के साथ जब युद्ध किया गया था तो अजातशत्रु ने रथ, मूसल और कंटक शिला जैसे शस्त्रों का यूज किया था, वज्जी, वैशाली। अजातशत्रु ने निम्न में से किस नदी के संगम पर सैन्य छावनी बनाई थी? तो गंगा और सोन, गंगा, गंडक और सोन नदी के संगम पर अपना सैन्य छावनी बनाया था। अजातशत्रु ने कहाँ सुरक्षा दुर्ग बनाया था? राजगिरी में। सुरक्षा दुर्ग जो बनाया था वो राजगिरी में बनाया था। लिच्छवियों को पराजित कर अजातशत्रु ने किस पर आक्रमण किया था? मल्लों पर आक्रमण किया था। लिच्छवियों को पराजित कर अजातशत्रु ने किस पर आक्रमण किया? जब लिच्छवी लोग हार गया तो फिर मल्लों पर आक्रमण किया था। किस संघ से अजातशत्रु ने विवाह संबंध स्थापित कर उसे अपना मित्र बनाया? वत्स से, जबकि अंग से देखे थे मैत्री संबंध बनाया था, और अवंती से वैवाहिक संबंध जो दहेज के रूप में मिला था, अवंती। किसने गौतम बुद्ध के महापरिनिर्वाण के 10 वर्ष बाद स्तूप बनवाया था? अजातशत्रु ने गौतम बुद्ध के महापरिनिर्वाण के 10 वर्ष बाद स्तूप बनाया था। अजातशत्रु ने कहाँ बुद्ध के अवशेषों पर स्तूप बनाया था? राजगिरी में। आम्रपाली कहाँ की नगर वधू थी? आम्रपाली वैशाली की थी। आम्रपाली कहाँ की नगर वधू थी? वैशाली की। किस शासक का प्रेम संबंध आम्रपाली से था? तो आम्रपाली का प्रेम संबंध अजातशत्रु से था। निम्न में से किस गुफा में प्रथम बौद्ध संगीति का आयोजन हुआ था? सप्तपर्णी गुफा में हुआ था, प्रथम बौद्ध संगीति का आयोजन हुआ था।
प्रथम बस संगीति का आयोजन हुआ था किस गुफा में? सप्तपर्णी गुफा में हुआ था। जबकि प्रथम बस संगीति हुआ कहाँ पर था? राजगिरी में हुआ था। राजगिरी में हुआ था और अजातशत्रु के शासनकाल में हुआ था। नेक्स्ट है अजातशत्रु के बाद कौन मगध का शासक बना? उदयन। अजातशत्रु के बाद उसका पुत्र उदयन शासक बना। अजातशत्रु की हत्या किसने की थी? उदयन ने। ठीक है, इससे पहले देखे थे अजातशत्रु ने भी अपने पिता बिंबिसार की हत्या की थी। नेक्स्ट में देख रहे हैं कि अजातशत्रु की भी हत्या उसके पुत्र उदयन ने किया। अजातशत्रु का उदयन से क्या संबंध था? पिता पुत्र का संबंध था। उदयन अपने पिता अजातशत्रु के शासनकाल में कहाँ का राज्यपाल था? चंपा का था। किसने पाटलिपुत्र शहर को बसाया था? उदयन ने। उदयन ने किस नदी के संगम पर पाटलिपुत्र बसाया था? तो ये गंगा और सोन के संगम पर, जहाँ इसके पिता अजातशत्रु ने क्या बनाया था? सैन्य छावनी बनाया था। वहीं पर इनके पुत्र अजातशत्रु के पुत्र उदयन ने पाटलिपुत्र शहर बसाया। उदयन ने किस शहर को अपनी राजधानी बनाया था? पाटलिपुत्र को। उदयन किस धर्म मत का अनुयायी था? जैन धर्म का। इसके पिता भी थे जैन धर्म के। कौन? अजातशत्रु। जबकि इसके दादा बिंबिसार बौद्ध धर्म के थे। उदयन ने कहाँ एक जैन चैत्य बनवाया था? तो ये पाटलिपुत्र में बनवाया था जैन चैत्य। पालक कहाँ का राजा था? अवंती का। पालक राजा अवंती का था। नेक्स्ट, किसने उदयन की हत्या की? तो उदयन की हत्या किसने की? इनमें से तो कोई नहीं। उदयन की हत्या के बारे में नेक्स्ट देखेंगे आगे। हर्यक वंश का अंतिम शासक कौन था? नागदशक। हर्यक वंश का अंतिम शासक कौन था? नागदशक। नागदशक की हत्या किसने की? शिशुनाग ने। शिशुनाग कहाँ का अमात्य था? पाटलिपुत्र का। पाटलिपुत्र का अमात्य था। ऐसे उदयन का पुत्र शायद शिशुनाग ने किया था। और हर्यक वंश का अंतिम शासक नागदशक था। नागदशक की हत्या शिशुनाग ने की थी। और शिशुनाग कहाँ का अमात्य था? पाटलिपुत्र का। नागदशक को पुराणों में क्या कहा जाता है? दर्शक। किसने शिशुनाग वंश की स्थापना की थी? शिशुनाग ने। शिशुनाग वंश का शासन कब से कब था? 412 से 345 ईसा पूर्व। उदयन का शासन काल कब से कब तक रहा था? 461 से 444 ईसा पूर्व। शिशुनाग ने मगध की राजधानी पाटलिपुत्र से शासन कहाँ स्थानांतरित किया? वैशाली में। अपनी राजधानी को पाटलिपुत्र से वैशाली लेकर गया था। शिशुनाग ने किस राज्य पर विजय प्राप्त किया था? तो ये वत्स, अवंती और कौशाम्बी तीनों पर विजय प्राप्त किया था शिशुनाग ने। शिशुनाग की मृत्यु कब हुई थी? 394 ईसा पूर्व में शिशुनाग की मृत्यु हो गई थी। शिशुनाग के बाद कौन मगध का शासक बना था? कालाशोक। शिशुनाग के बाद मगध का शासक बना कालाशोक। कालाशोक का उपनाम था काकवर्ण। कालाशोक ने मगध की राजधानी कहाँ बनाई थी? पाटलिपुत्र में। कालाशोक ने मगध की राजधानी पाटलिपुत्र में बनाई थी, जिसकी स्थापना उदयन ने किया था। शिशुनाग वंश का सबसे श्रेष्ठ शासक कौन था? कालाशोक था। शिशुनाग वंश का अंतिम शासक नंदीवर्धन था। किसने शिशुनाग वंश का अंत किया? महापद्म नंद ने। किसने नंद वंश की स्थापना की थी? महापद्म नंद ने किया था नंद वंश की स्थापना। किस वंश के शासन काल में मगध की शक्ति चरमोत्कर्ष पर थी? नंदों के समय। मगध के समय हम देख लिए हर्यक वंश आया, शिशुनाग वंश आया, लेकिन जब नंद वंश आया था उस समय मगध का जो शक्ति था बहुत ज्यादा था, चरमोत्कर्ष पर था। नंद वंश का सर्वाधिक शासक, सबसे श्रेष्ठ शासक कौन था? तो नंद वंश का दो ही सर्वश्रेष्ठ था, एक महापद्मनंद था और एक घनानंद था। घनानंद वही है जिसने घनानंद वही है जिसको किसने पराजित किया था? चंद्रगुप्त मौर्य ने। महापद्मनंद, तो महापद्मनंद और घनानंद ये दोनों सबसे श्रेष्ठ शासक थे। नंद वंश के सबसे श्रेष्ठ शासक थे। कली का अंश कहा जाता है किसको? महापद्मनंद को कली का अंश कहा जाता है। किसे परशुराम का अवतार भार्गव एवं एकराट आदि कहा जाता है? तो परशुराम का अवतार भार्गव एकराट के रूप में महापद्मनंद को जाना जाता है। विंध्य पर्वत के दक्षिण में विजय के पश्चात विजय का पताका फहराने वाला मगध का प्रथम शासक कौन था? तो महापद्मनंद था, जो विंध्य पर्वत के दक्षिण में विजय किया था।
कौन शासक उड़ीसा से जैन मूर्ति को उठाकर मगध लाया था? तो उड़ीसा से उठाकर मगध लाने वाले कौन थे? जैन मूर्ति को लाया था महापद्मनंद ने लाया था। नंद वंश का अंतिम शासक कौन था? घनानंद था। किसके आक्रमण में शासनकाल में सिकंदर ने भारत पर आक्रमण किया? घनानंद ने किया था। सिकंदर किस देश का शासक था? यूनान का था। सिकंदर ने कब भारत पर आक्रमण किया? 326 ईसा पूर्व। घनानंद को किसने पराजित किया? चंद्रगुप्त मौर्य ने। चंद्रगुप्त मौर्य ने कब घनानंद को पराजित किया? 322 ईसा पूर्व में। 326 ईसा पूर्व में आने वाला था सिकंदर और 322 ईसा पूर्व में 322 ईसा पूर्व में किसको? घनानंद को पराजित किया था। नंद वंश के शासक किस धर्म के अनुयायी थे? जैन धर्म का। देख रहे बिंबिसार के बाद जितने भी अनुयायी आए थे, शासक आए थे, वो सभी ने जैन धर्म अपना लिया था। केवल एक बिंबिसार ही था जो जैन बौद्ध धर्म अपनाया था। नंद वंश के शासक किस जाति से थे? शूद्र जाति से थे नंद वंश के शासक। नेक्स्ट है, नंद वंश के समय मगध पर किस राजवंश का शासन प्रारंभ हुआ था? मौर्यों का हुआ था। मौर्य वंश का सबसे शक्तिशाली शासक कौन था? तो शक्तिशाली शासक एक अशोक हुआ था और एक चंद्रगुप्त मौर्य हुआ था। चंद्रगुप्त मौर्य ने तो मौर्य वंश की स्थापना की और दूसरा अशोक आया था। बिंदुसार जो चंद्रगुप्त का मौर्य का पुत्र था वो उतना शक्तिशाली शासक नहीं रहा था, लेकिन बिंदुसार का पुत्र अशोक सबसे ज़्यादा शक्तिशाली शासक रहा। कौन मौर्य वंश का संस्थापक था? तो मौर्य वंश का संस्थापक चंद्रगुप्त मौर्य था। किस शास्त्र के अनुसार चंद्रगुप्त मौर्य शूद्र था? तो एक शास्त्र है जिसमें चंद्रगुप्त मौर्य को शूद्र कहा गया, तो ब्राह्मण ग्रंथ, विष्णु पुराण और मुद्रा राक्षस। तो मुद्रा राक्षस जो विशाखदत्त द्वारा लिखा गया है, विष्णु पुराण और ब्राह्मण ग्रंथ, इन तीनों में चंद्रगुप्त मौर्य को शूद्र कहा गया है। किसके अनुसार चंद्रगुप्त मौर्य पारसिक था? तो स्नूपर के अनुसार चंद्रगुप्त मौर्य पारसिक था। चंद्रगुप्त मौर्य को किस नाम से जाना जाता था? तो इसको सेंड्रोकोट्टस भी कहा जाता था और एंड्रोकोट्टस। ठीक है, याद रखेंगे, स्ट्रेटोकोट्टस जैसा कुछ नहीं बोला जाता था। सेंड्रोकोट्टस और एंड्रोकोट्टस। किसके सहयोग से चंद्रगुप्त मौर्य ने उत्तर पश्चिमी राज्यों को जीता था? तो कौटिल्य वही है चाणक्य, जिसके सहयोग से इसने उत्तर पश्चिम राज्यों को जीता और घनानंद को भी हराने में ये साथ दिया था। किस राज्य को चंद्रगुप्त मौर्य ने जीता था? तो चंद्रगुप्त मौर्य ने पंजाब और सिंध दोनों को जीता था। जैन एवं बौद्ध धर्म ग्रंथों के अनुसार चंद्रगुप्त मौर्य किस वंश से संबंधित है? तो मौर्य क्षत्रिय वंश से है। सिकंदर की मृत्यु के बाद बेबीलोन का शासक कौन बना था? तो सेल्यूकस को बेबीलोन का शासक बना दिया गया। चंद्रगुप्त मौर्य और सेल्यूकस के बीच संधि कब हुआ था? 303 ईसा पूर्व में हुआ था। सेल्यूकस की पुत्री का क्या नाम था? तो हेलेना था। सेल्यूकस की पुत्री का नाम हेलेना था। सेल्यूकस की पुत्री का विवाह किस शासक से हुआ था? तो ये चंद्रगुप्त मौर्य से हुआ था। सेल्यूकस की पुत्री से विवाह। सेल्यूकस ने सेल्यूकस को हरा दिया था चंद्रगुप्त मौर्य ने, तो सेल्यूकस ने क्या किया? अपनी पुत्री का ही विवाह चंद्रगुप्त मौर्य से करा दिया। चंद्रगुप्त मौर्य को दहेज के रूप में कौन कौन से स्थान मिले थे? तो कंधाल, काबूल, हेरात, ये तीनों स्थान चंद्रगुप्त मौर्य को सेल्यूकस ने दहेज में दिया था। चंद्रगुप्त मौर्य ने सेल्यूकस को कितने हाथी उपहार में दिया था? तो 500 हाथी दिया था सेल्यूकस को। सेल्यूकस कौन था? उन्हीं का ससुर जी। चंद्रगुप्त मौर्य ने अपने ससुर जी को कितने हाथी दान में दिए थे? 500 हाथी। सेल्यूकस ने किसे चंद्रगुप्त मौर्य के दरबार में भेजा था? तो सेल्यूकस ने चंद्रगुप्त मौर्य के दरबार में मेगास्थनीज को भेजा था, क्योंकि उसने चंद्रगुप्त मौर्य से क्या किया था? अपनी पुत्री का विवाह किया था। तो एक प्रकार से पुत्री के देखरेख के रूप में ही या किसी सेफ्टी के रूप में मेगास्थनीज को चंद्रगुप्त मौर्य के दरबार में भेज दिया गया था। किस शासक को भारत का मुक्तिदाता कहा जाता है? चंद्रगुप्त मौर्य को कहा जाता है भारत का मुक्तिदाता। चंद्रगुप्त मौर्य ने किस पर्वत पर तपस्या की थी? चंदनगिरी पर्वत पर तपस्या किया था। चंद्रगुप्त मौर्य के बाद कौन मगध का शासक बना? बिंदुसार बना था, लेकिन ये एक अयोग्य शासक था। बिंदुसार कब मगध का शासक बना था? 298 ईसा पूर्व में। किस शासक को अमित्रघात कहा जाता है? तो बिंदुसार को अमित्रघात के नाम से जाना जाता है, यही अशोक के पिता थे। यूनानियों ने किस शासक को अमित्रचेस कहा था? तो बिंदुसार को। कौन बिंदुसार का अन्य नाम था? सिंहसेन। तक्षशिला के विद्रोह को दबाने के लिए किसे भेजा गया था? अशोक को। अशोक कहाँ का प्रशासक था? उज्जैन का। कहाँ के शासक ने मौर्य दरबार में राजदूत भेजा था? सीरिया में। किस सीरियन शासक ने भारत में अपना पहला राजदूत भेजा था? एंटीओक ने भेजा था।
कौन सीरियन सीरियन राजदूत था? डायमेकस था। फिलाडेल्फस कहाँ का शासक था? मिस्र का। बिंदुसार ने कितने वर्षों तक शासन किया था? 25 वर्षों तक। बिंदुसार की मृत्यु कब हुई थी? 273 ईसा पूर्व में। बिंदुसार का उत्तराधिकारी उत्तराधिकारी कौन बना था? अशोक। अशोक कब मगध का शासक नियुक्त हुआ था? 270 ईसा पूर्व में अशोक मगध का शासक बना था, जबकि 298 ईसा पूर्व में इसके पिता बने थे, लगभग इसके 28 वर्ष पहले। किस शासक के अनुसार अशोक ने अपने भाइयों की हत्या की थी? सिहली। सिहली के अनुसार कहता है कि ये अपने 99 भाइयों का हत्या कर दिया था। सिंहली साहित्य के अनुसार अशोक ने अपने कितने भाइयों का हत्या किया? अच्छा, 99 भाइयों का दिया ही है। अशोक का राज्याभिषेक कब हुआ था? 269 ईसा पूर्व में हुआ था अशोक का राज्याभिषेक। नेपाली साहित्य के अनुसार शासक बनने से पूर्व अशोक कहाँ का गवर्नर था? तो ये शासक बनने से पहले तक्षशिला का गवर्नर रह चुका था नेपाली साहित्य के अनुसार। किस शासक को प्रारंभ में चंडाशोक या कामाशोक कहा जाता था? अशोक। तो अशोक को पहले जो है चंडाशोक या कामाशोक कहा जाता था। अशोक का नाम उल्लेख कितने अभिलेखों में मिलता है? तो 4 अभिलेखों में इसका उल्लेख मिलता है। अशोक नाम लिखता है, यानी अशोक का नाम अशोक लिखा हुआ मिलता है। किस किस अभिलेख में अशोक का नाम मिलता है? तो मस्की, गुर्जरा और नेतुर में अशोक का नाम अशोक मिलता है। किस अभिलेख में अशोक का नाम मिलता है? तो उडेन गोला। किस अभिलेख में अशोक का? देखो, अभिलेख यदि पूछा जाए तो उडे गोलम अभिलेख है, और मस्की, गुर्जरा और नेतुर अभिलेख है। और इसके पीछे देखे थे कहाँ कितने अभिलेखों में उल्लेख है? तो टोटल 4 उल्लेखों में। और अशोक को पहले क्या कहते थे? तो चंडाशोक और कामाशोक कहा जाता था। तो 4 अभिलेखों में देख लिए थे। ये 4 अभिलेख कौन कौन थे? मस्की, गुर्जरा, नेतुर और उडेल गोलम। मस्की, गुर्जरा, नेतुर और उडेल गोलम, ये 4 अभिलेख है जिसमें अशोक का नाम अशोक मिलता है। किस अभिलेख में अशोक को प्रियदर्शी कहा गया? तो भाब्रू अभिलेख में। अब देखो, एक भाब्रू अभिलेख में भी उल्लेख है अशोक का, लेकिन अशोक का नाम अशोक नहीं है, उसको प्रियदर्शी कहा गया भाब्रू में। मस्की अभिलेख में अशोक को क्या कहा गया है? तो बोध शाक्य कहा गया है अशोक को, क्योंकि ये बौद्ध धर्म का अनुयायी था। अशोक ने अपने जीवन में मात्र एक युद्ध लड़ा था, एक ही। वह युद्ध कौन था? कलिंग का युद्ध लड़ा था। और इसी के बाद एक प्रकार से इसको संसार से कुछ संन्यास जैसा भाव इसमें आने लगा था, इसको कलिंग युद्ध लड़ने के बाद। किस शिलालेख से कलिंग युद्ध की जानकारी मिलती है? तो जो शिलालेख है अशोक का 13वां शिलालेख, उससे हमको कलिंग युद्ध का जानकारी मिलता है। कलिंग युद्ध अशोक के शासक के कौन से वर्ष में लड़ा गया था? 8वें वर्ष। जब 8वां वर्ष अपने शासन का पूरा था उस समय लड़ा गया था। कलिंग युद्ध अशोक ने कब लड़ा था? 261 ईसा पूर्व में। किस युद्ध के बाद अशोक ने धम्म नीति को अपना लिया था? तो कलिंग युद्ध के बाद। कलिंग युद्ध के बाद इसने धम्म नीति को अपना लिया था, एक तरह से होता है धार्मिक नीति को अपनाया था। किसके अनुसार कलिंग युद्ध का मुख्य उद्देश्य हाथियों के क्षेत्र को प्राप्त करना था? तो कौटिल्य के अनुसार था कि कलिंग युद्ध का मेन उद्देश्य था कि हाथी का जो क्षेत्र है कलिंग में उसको प्राप्त करना था। राजतरंगिणी किसकी रचना है? कलहन की रचना है। राजतरंगिणी के अनुसार अशोक बौद्ध धर्म ग्रहण करने से पहले किस धर्म का कट्टर समर्थक था? शैव धर्म का कट्टर समर्थक था। कौन? अशोक। ये राजतरंगिणी कहता है कि अशोक पहले, अभी तो बौद्ध धर्म है लेकिन इससे पहले ये कट्टर समर्थक था किसका? शैव धर्म का। अशोक को बौद्ध धर्म में दीक्षित किया था किसने? उपगुप्त ने। तो बौद्ध धर्म का शिक्षा किसने दिया? उपगुप्त ने अशोक को। और अशोक ने अपने साम्राज्य को कितने भागों में विभाजित किया? तो 5 भागों में विभाजित किया था। कौन अशोक के साम्राज्य का प्रांत नहीं था? तो मलकानगिरी जो है अशोक के प्रांत का साम्राज्य नहीं था, मलकानगिरी। उत्तरापद की राजधानी कहाँ थी? तक्षशिला। स्वर्णगिरी कहाँ की राजधानी थी? दक्षिणापद की। अवंती की राजधानी कहाँ थी? उज्जैन। कलिंग की राजधानी कहाँ थी? तोसली। पूर्वी राज्य की राजधानी कहाँ थी? पाटलिपुत्र। संपूर्ण मौर्य साम्राज्य की राजधानी कहाँ थी? पाटलिपुत्र में। किस मौर्य शासक ने कश्मीर में श्रीनगर नामक शहर की स्थापना की थी? अशोक ने
अशोक ने नेपाल में किस शहर की स्थापना की थी? ललित पाटन की। जूनागढ़ अभिलेख का संबंध किस शासक से है? रुद्रदामन से। तुसाप्स अशोक के समय कहाँ का गवर्नर था? तो ये उज्जैन का गवर्नर था। तुसास्प अशोक के समय कहाँ का था? उज्जैन का गवर्नर था। नेक्स्ट है, तुसास्प किस देश का नागरिक था? यूनान का। अशोक के बाद पूर्वी भाग का शासक कौन बना था? दशरथ बना था। पूर्वी भाग में कौन सा राज्य शामिल है? तो पूर्वी भाग में बिहार, बंगाल और उत्तर प्रदेश, ये तीनों भाग शामिल थे। दशरथ ने अपनी राजधानी कहाँ बनाई थी? पाटलिपुत्र। पश्चिमी भाग का शासक कौन था? संप्रति जो था पश्चिमी भाग का शासक था। पश्चिमी भाग के अंतर्गत कौन सा साम्राज्य आता है? तो गुजरात, राजस्थान और मध्य प्रदेश। किसके बाद संप्रति को मौर्य वंश का सर्वश्रेष्ठ कहा गया था? तो अशोक के बाद संप्रति को मौर्य वंश का सबसे श्रेष्ठ शासक कहा था। राजतरंगिणी किस राज्य से संबंधित साहित्य है? तो कश्मीर से। राजतरंगिणी में हमको कश्मीर के बारे में जानकारी मिलता है, इसीलिए यह राजतरंगिणी कश्मीर का इतिहास के बारे में बताता है। राजतरंगिणी के अनुसार कश्मीर क्षेत्र का शासक कौन बना था? तो जालोक बना था। कौन मौर्य वंश का अंतिम शासक था? वृद्धरथ। मौर्य वंश का अंतिम शासक वृद्धरथ था। मौर्य शासक वृद्धरथ की हत्या किसके शासनकाल में हुई थी? पुष्यमित्र शुंग के शासनकाल में वृद्धरथ की हत्या हुई थी। वृद्धरथ की हत्या कब हुई थी? 185 ईसा पूर्व में। मौर्य वंश के बाद मगध पर किसका शासन प्रारंभ हुआ? शुंग वंश के बाद। अशोक मौर्य वंश का कौन सा शासक था? तीसरा शासक था अशोक। सबसे पहला कौन था? तो मौर्य वंश का सबसे पहला तो चंद्रगुप्त मौर्य ही बना था। दूसरा शासक कौन बना था? तो दूसरा बना था बिंदुसार। अब बिंदुसार के बाद मौर्य बना। ठीक है, नेक्स्ट है, तो ये तीसरा शासक था मौर्य। धम्म शब्द किस भाषा के धर्म का प्राकृत रूपांतरण है? तो संस्कृत का है। किस इतिहासकार के अनुसार अशोक का धर्म राजनीतिक सामाजिक समस्याओं को सुलझाने के लिए उसके दिमाग की वैचारिक उपज थी? तो रोमिला थापड़ इतिहासकार के अनुसार जो धर्म है वो राजनीतिक सामाजिक समस्याओं को सुलझाने के लिए एक दिमाग का वैचारिक उपज था, रोमिला थापड़ के अनुसार। अशोक के अभिलेख को कितने भागों में बांटा गया था? तो अशोक के जो भी अभिलेख थे उसको 3 भागों में बांटा गया था। अशोक के अभिलेखों का भाग नहीं है तो चित्रलेख जैसा कोई अभिलेख नहीं है। हाँ, शिलालेख था पत्थरों पर, स्तंभ लेख था खंभों पर और गुहा लेख था गुफाओं पर। अशोक के शिलालेख कितने स्थानों से प्राप्त हुए? 8 स्थानों से। अशोक के अधिकांश शिलालेख की लिपि क्या थी? ब्राह्मणी लिपि जो बाएं से दाईं ओर लिखी जाती थी, और खरोष्टी जो दाएं से बाईं ओर। खरोष्टी लिपि अधिकार मुस्लिम लोग द्वारा यूज किया जाता है, जो उर्दू भाषा लिखा जाता है। कौन शिलालेख गुजरात से प्राप्त हुआ था? गिरनार जो शिलालेख है गुजरात से प्राप्त हुआ था। धौली शिलालेख किस राज्य से प्राप्त हुआ था? उड़ीसा से। शिलालेख उड़ीसा से प्राप्त हुआ था, जौगढ़। कालसी शिलालेख किस स्थान से प्राप्त हुआ? देहरादून से। भेर्रुगुड़ी शिलालेख किस राज्य से प्राप्त हुआ? आंध्र प्रदेश से। सोपारा शिलालेख कहाँ से प्राप्त हुआ था? तो ये सोपारा महाराष्ट्र में। नाला सोपारा एक जगह भी है वहाँ पर महाराष्ट्र में। तो सोपारा जो शिलालेख है वो कहाँ पर है? महाराष्ट्र में। शिलालेख खरोष्टी लिपि से प्राप्त हुआ है, तो कौन सा शिलालेख है जो खरोष्टी लिपि से? ऐसे तो इसका हम देखें कि सारा लिपि ब्राह्मणी है, लेकिन देख लेते हैं खरोष्टी लिपि कौन है। एक शाहबाजगढ़ी और एक मानसेहरा। शाहबाजगढ़ी और मानसेहरा ये दोनों खरोष्टी लिपि है। शाहबाजगढ़ी शिलालेख पाकिस्तान में किस स्थान से प्राप्त हुआ? पेशावर से। मानसेहरा शिलालेख किस देश से प्राप्त हुआ है? तो पाकिस्तान से। पाकिस्तान में किस स्थान से मानसेहरा शिलालेख प्राप्त हुआ है? तो पाकिस्तान के किस स्थान से मिला है? तो ये हजारा से मिला मानसेहरा शिलालेख। सासाराम लघु शिलालेख किस राज्य से प्राप्त हुआ है? बिहार से। रूपनाथ लघु शिलालेख किस स्थान से प्राप्त हुआ है? जबलपुर से। गुर्जरा लघु शिलालेख किस राज्य से प्राप्त हुआ है? मध्य प्रदेश से। मध्य प्रदेश के किस शासक ने गुर्जरा लघु शिलालेख मिला है? दतिया से। भाबड़ू लघु शिलालेख कहाँ से मिला है? तो ये मिला है राजस्थान से। राजस्थान के किस स्थान से भाबड़ू लघु शिलालेख मिला है? तो जयपुर से। मास्की लघु शिलालेख कर्नाटक से। कर्नाटक के किस स्थान से मास्की शिलालेख मिला है? तो ये रायचूर से। ब्रह्मगिरी लघु शिलालेख किस स्थान से प्राप्त हुआ है? तो कर्नाटक से। ब्रह्मगिरी लघु शिलालेख राजस्थान से। मौर्य काल में सिक्कों को क्या कहा जाता था?
तो मौर्य काल में सिक्कों को काकनी, मासक और आहत कहा जाता था। सिद्धपुर लघु शिलालेख कहाँ से प्राप्त हुआ? ब्रह्मगिरी से। ब्रह्मगिरी नामक स्थान किस राज्य में स्थित है? तो ये कर्नाटक में है। जटिंग रामेश्वर लघु शिलालेख कहाँ से प्राप्त हुआ है? ब्रह्मगिरी से। गवी मठ लघु शिलालेख कहाँ पर है? मैसूर कर्नाटक में। पालकी गुंडू लघु शिलालेख ये रायचूर में है। राजलू मंडागिरी लघु शिलालेख कहाँ से प्राप्त हुआ है? आंध्र प्रदेश में है। अहरौरा लघु शिलालेख कहाँ से प्राप्त हुआ है? मिर्जापुर से प्राप्त हुआ है। अशोक के बड़े स्तंभों की संख्या कितनी है? तो 7 है। दिल्ली टोपड़ा स्तंभ लेख कहाँ से प्राप्त हुआ है? अम्बाला से। दिल्ली टोपड़ा। सिसड़वा स्तंभ कहाँ से प्राप्त हुआ है? उत्तर प्रदेश से। दिल्ली टोपड़ा स्तंभ कौन सा शासक दिल्ली लाया था? तो ये फिरोज शाह तुगलक ने दिल्ली टोपड़ा स्तंभ को दिल्ली लाया था। मेरठ स्तंभ लेख को कौन सा दिल्ली शासक दिल्ली लाया? तो ये फिरोज शाह तुगलक ने ही मेरठ स्तंभ और दिल्ली टोपड़ा स्तंभ दोनों को दिल्ली लाया था। लौड़िया अड़ेराज स्तंभ किस राज्य से प्राप्त हुआ? बिहार से। प्रयाग स्तंभ किस राज्य से प्राप्त हुआ? उत्तर प्रदेश से। प्रयाग स्तंभ लेख सबसे पहले कहाँ स्थापित हुआ? कौशाम्बी में। प्रयाग स्तंभ लेख को इलाहाबाद में किस किले में रखा गया? अकबर ने रखा था अपने किले में प्रयाग प्रशस्ति स्तंभ को। सारनाथ लघु स्तंभ लेख किस राज्य से प्राप्त हुआ था? उत्तर प्रदेश से। सारनाथ लघु स्तंभ लेख कहाँ स्थित है? वाराणसी में। कौशाम्बी लघु स्तंभ लेख कहाँ प्राप्त हुआ था? इलाहाबाद से। कौशाम्बी लघु स्तंभ लेख कहाँ से प्राप्त हुआ? कौशाम्बी से। सारनाथ लघु स्तंभ लेख कहाँ से स्थित है? वाराणसी में। और कौशाम्बी लघु स्तंभ लेख कहाँ से प्राप्त हुआ है? इलाहाबाद से। नेक्स्ट है महामहोपाध्याय हरिप्रसाद शास्त्री के अनुसार अशोक की कौन सी नीति पतन का मुख्य कारण बना था? अशोक ने जो धार्मिक नीति अपनाया ना वही पतन। एक तरह से देखा जाए ना तो आदमी जितना धार्मिक होता है उसका पतन होना ही होना है। नेक्स्ट है हेमचंद राय चौधरी के अनुसार अशोक के पतन का मुख्य कारण क्या था? तो मुख्य कारण था अहिंसा और शांति प्रियता। अहिंसा और शांति प्रियता अपनाते ही इसका पतन हो गया। रुक्मीदेवी लघु स्तंभ लेख किस देश से प्राप्त हुआ था? नेपाल से। निगाली गांव लघु स्तंभ लेख किस देश से प्राप्त हुआ था? नेपाल से। अशोक का सबसे लंबा स्तंभ लेख कौन है? 7वां। अशोक का सबसे छोटा स्तंभ लेख है रुक्मीदेवी। किस स्तंभ लेख में अशोक की रानी काड़ुवाकी द्वारा दान दिए जाने का उल्लेख है? तो ये कौशाम्बी और प्रयागराज ये दोनों में जो है अशोक की रानी काड़ुवाकी द्वारा दान दिए जाने का उल्लेख है। किस अभिलेख को रानी का अभिलेख कहते हैं? तो रानी का अभिलेख कौशाम्बी और प्रयाग और कौशाम्बी इन दोनों को रानी का अभिलेख कहा जाता है। और रुक्मीदेवी सबसे छोटा अभिलेख है। किस स्तंभ लेख से अशोक के धार्मिक स्थल यात्रा की जानकारी मिलती है? रुक्मीदेवी से। जो सबसे छोटा अभिलेख है वो धार्मिक यात्रा संबंधी जानकारी देता है सबसे छोटा अभिलेख। किस स्तंभ लेख में कड़ा धान की चर्चा की गई है? रुक्मीदेवी में सबसे छोटा अभिलेख में ही कड़ा धान की चर्चा की गई है। राज्याभिषेक के 20वें वर्ष में अशोक ने कहाँ की यात्रा की थी? तो 20वें वर्ष इन्होंने लुम्बिनी की यात्रा की थी। नेक्स्ट है अशोक ने अपनी लुम्बिनी यात्रा के समय भूमि कर घटाकर कितना कर दिया था? तो 1/8 कर दिया था, जो पहले 1/4 लिया जाता था। किस शासक ने अपने अभिलेख में कहा था कि सभी मनुष्य मेरी संतान है? अशोक ने कहा था अपने अभिलेख में। किस अभिलेख में अशोक ने सभी मनुष्यों को अपनी संतान कहा था? तो ये 2 अभिलेख है जिसमें एक धौली अभिलेख और एक जौगढ़ अभिलेख। तो धौली और जौगढ़ में अशोक ने कहा था सभी मनुष्य अपनी संतान कहा था मनुष्य को। किस शासक ने मनुष्य एवं पशुओं के लिए अलग अलग चिकित्सालय की स्थापना किया था? तो ये अशोक ने अपने द्वितीय शिलालेख में लिखा था। किस शिलालेख से पता चलता है कि अशोक ने मनुष्य और पशुओं के लिए चिकित्सालय बनवाए थे? गिरनार अभिलेख से पता चलता है कि अशोक ने मनुष्य एवं पशुओं के लिए चिकित्सालय बनवाया था। किस अभिलेख से प्रभावित होकर बहेलियों एवं मछुआरों ने जीव हिंसा त्याग दी थी? तो कंधार अभिलेख से प्रभावित होकर जितना भी बहेलियां थे, जो पक्षी मारने वाले को बहेलियां कहते हैं, मछुआरे जो मछली मारने वाले थे, इन्होंने जीव हत्या बंद कर दिया। ठीक है, इन्होंने शांति प्रिय होते हैं, ये लोग का रोजगार भी किया। कंधार के पास सारेकुना नामक स्थान से प्राप्त अभिलेख किस लिपि में था? तो अरामाइक और यूनानी लिपि में। कहाँ से प्राप्त स्तंभ लेख पर अशोक के अतिरिक्त समुद्रगुप्त तथा अकबर के दरबारी बीरबल के भी अभिलेख मिलते हैं? तो ये इलाहाबाद
इलाहाबाद का जो स्तंभ लेख है उसमें हमको अकबर और समुद्रगुप्त दोनों का मिलता है जानकारी। स्तंभ लेख में अशोक अपने महामात्यों को संघ भेद को रोकने का आदेश देता है। किस किस में? सांची, सारनाथ और कौशाम्बी, तीनों में जो है अशोक अपने महामात्यों को संघ भेद रोकने का आदेश देता है। नेक्स्ट है शिलालेख। कौन सा शिलालेख एकमात्र अभिलेख है जो पत्थर की पट्टियों पर खुदा हुआ है? तो भाबडू अभिलेख है। अशोक के शिलालेखों की भाषा पाली था। कौन सी लिपि दाएं से बाएं लिखी जाती थी? तो बताएं, पीछे ही बताए थे, दाएं से बाएं खरोष्टी लिखा जाता है, बाएं से दाएं ब्राह्मणी लिखा जाता था। अशोक ने किस लिपि में ब्राह्मणी लिपि में शिलालेख में ब्राह्मणी लिपि दाएं से बाएं लिखी? तो येर्रागुड़ी लिपि में। देखो ब्राह्मणी लिपि ऐसे लिखा जाता है कि इधर बाएं से दाएं, लेकिन ये पहला एक ऐसे शिलालेख है जो दाएं से बाएं यानी खरोष्टी लिपि में ही लिख दिया गया, लेकिन है ये ब्राह्मणी लिपि। येर्रागुड़ी एक शिलालेख है। ये बीपीएससी एग्जाम्स में आ चुके हैं क्वेश्चन। बिहार के किस जिले से गुहा लेख के साक्ष्य मिले हैं? तो गया जिले से गुहा लेख के साक्ष्य मिले हैं। किस पहाड़ी की गुफाओं में गुहा लेख के साक्ष्य मिले हैं? तो बराबर की गुफाएं जो गया में है। किस शासक ने गुहा लेख अंकित करवाया था? अशोक ने किस धर्म के साधुओं को गुहा दान दिया था? तो ये आजीविकों को दिया था। गुहा दान देने का मतलब अपना कोई अंग नहीं दिया था, गुफा दान दिया था। गुहा लेख की भाषा क्या था? प्राकृत था। किसने मौर्य की सीमा को भारत की वैज्ञानिक या भौगोलिक सीमा कहा था? स्मिथ ने कहा था। चंद्रगुप्त मौर्य एवं बिंदुसार के समय मौर्य साम्राज्य कितने प्रांत में था? 4 प्रांत में बटा हुआ था। उत्तरापथ के अंतर्गत निम्न में से कौन सा राज्य आता है? तो उत्तरापथ के अंतर्गत जम्मू कश्मीर, हिमाचल प्रदेश और उत्तराखंड तीनों आ जाता है उत्तरापथ में। नेक्स्ट है कौन राज्य अवंती के अंतर्गत आता है? तो अवंती में भी गुजरात और राजस्थान और मध्य प्रदेश, ये लगभग पश्चिमी भारत तीनों आ जाते हैं अवंती में उस समय। दक्षिणापथ के अंतर्गत कौन सा राज्य आता है? तो दक्षिणापथ में आप दक्षिण भारत चले जाइए, महाराष्ट्र, कर्नाटक और आंध्र प्रदेश तीनों दक्षिणापथ में आते हैं। मौर्य प्रशासन के अंतर्गत स्थानिक में कितने गांव आते हैं? तो 800। स्थानिक के अंतर्गत 800 गांव आते हैं। मौर्य प्रशासन के अंतर्गत द्रोणमुख में कितने गांव आते हैं? तो 400। याद रखेंगे द्रोणमुख में 400 आते हैं, जबकि मौर्य प्रशासन में 800 आते हैं। दुगना मौर्य प्रशासन, द्रोण प्रशासन का दुगना होता है मौर्य प्रशासन के अंतर्गत। स्थानिक में तो मौर्य प्रशासन में स्थानिक में द्रोणमुख से दुगने गांव आते थे। स्थानिक में 800 जबकि द्रोणमुख में 400। मौर्य प्रशासन के अंतर्गत खाड़बटिक के अंतर्गत कितने गांव आते हैं? 200। खाड़बटिक यानी द्रोणमुख का भी आधा है ये खाड़बटिक। मौर्य प्रशासन के अंतर्गत संग्रहण के अंतर्गत कितने गांव आते हैं? तो 100। और खाड़बटिक का भी आधा है संग्रहण, यानी संग्रहण में मात्र 100 गांव आते हैं। मौर्य साम्राज्य के अंतर्गत ग्रामीण क्षेत्र से प्राप्त राजस्व को क्या कहा जाता था? तो राष्ट्र कहा जाता था। जो ग्रामीण क्षेत्र से जो राजस्व मिलता था उसको राष्ट्र कहते थे। ठीक है, ऐसे देखने में लगेगा कि टैक्स या कर कहेंगे, लेकिन नहीं, उसे राष्ट्र कहा जाता था। मौर्य साम्राज्य के अंतर्गत नगरीय क्षेत्र से प्राप्त राजस्व को क्या कहा जाता था? दुर्ग कहा जाता था, जो नगर क्षेत्र से मिलता था। नेक्स्ट है मौर्य प्रशासन। मौर्य प्रशासन के तहत निम्न में से कौन राजस्व इकट्ठा करता था? तो ये समाहर्ता, जो राजस्व इकट्ठा करता था उसे समाहर्ता कहते थे। अर्थशास्त्र के लेखक कौटिल्य है। अर्थशास्त्र में उच्च अधिकारी को तीर्थ कहा जाता था। अर्थशास्त्र में कितने तीर्थों का उल्लेख है? 18 तीर्थ का। तीर्थों के अध्यक्ष को कहा जाता था महामात्य। मौर्य प्रशासन के तहत जिले कानून व्यवस्था देखता था तो समाहर्ता था, जो जिले में कानून व्यवस्था देखता था। मौर्य प्रशासन के तहत जनपद का प्रधान होता था समाहर्ता। मौर्य प्रशासन के में कोषाध्यक्ष को क्या कहा जाता था? सन्निधाता। राजकीय भूमि का अधिकारी होता था सीताध्यक्ष। राजकीय भूमि का जो अधिकारी होता था उसको सीताध्यक्ष कहते थे। कारखाना एवं व्यापारिक अध्यक्ष को क्या कहा जाता था? तो पन्याध्यक्ष कहा जाता था, कारखाना एवं व्यापारिक अधीक्षक को। धातु, कौन धातु नियंत्रक था? लोहाध्यक्ष। नाम से ही पता चल रहा है, लोहाध्यक्ष। जो लोहाध्यक्ष था वो धातु नियंत्रक था। गलती से धातुध्यक्ष नहीं मारेंगे, धातुध्यक्ष नहीं। यदि धातु नियंत्रक पूछा जाए तो लोहाध्यक्ष था। चरागाह अधिकारी विविताध्यक्ष। चरागाह अधिकारी विविताध्यक्ष, जबकि यहाँ कन्फ्यूजन के लिए चाराध्यक्ष भी दिया गया, जबकि चाराध्यक्ष नहीं, उसे विविताध्यक्ष कहा जाता था। वाट एवं तराजू अधिकारी को क्या कहा जाता था? तो पौतवाध्यक्ष।
वाट और तराजू अधिकारी जो होता था उसे पटवाध्यक्ष। सिक्का निरीक्षण अधिकारी को कहा जाता था रूप दर्शक। क्षेत्रीय गवर्नर तथा शांति एवं न्याय का रक्षक कहा जाता था राजुक को। राजा का नीच सचिव कहलाता था प्रतिवेदक। टकसाल अधिकारी कहा जाता था लक्षणाधीश, न कि टंकनाशील, ठीक है, उसको लक्षणाधीश कहा जाता था। एग्रोनोई क्या था? जिले का अधिकारी था। कौन नगर अधिकारी था? एरिस्टोनोई था। एरिस्टोनोमोई जो था ये नगर अधिकारी था। मौर्य की प्रशासन व्यवस्था में नगर प्रशासन का सर्वाधिक विवरण किसके विवरण से मिलता है? मेगास्थनीज के विवरण से। मेगास्थनीज ने नगर प्रशासन हेतु 5-5 व्यक्तियों की कितनी समितियां बनाई थी? तो 6 समिति, यानी टोटल कितना हो गया? 6 × 5 = 30, यानी टोटल 30 व्यक्तियों का समूह था। मौर्य शासन काल में फौजदारी न्यायालय, मौर्य शासन काल में फौजदारी न्यायालय को क्या कहा जाता था? कंटक शोधन। फौजदारी न्यायालय को कहा जाता था। न्याय प्रशासन का सर्वोच्च अधिकारी कौन होता था? सम्राट। अर्थशास्त्र का संपूर्ण चतुर्थ अध्याय कंटक शोधन अदालत विषय पर लिखा हुआ है। जो चौथा अध्याय है वो कंटक शोधन अदालत विषय पर लिखा हुआ है। चंद्रगुप्त मौर्य में गुप्तचरों को कहा जाता था गूढ़ पुरुष। कौटिल्य ने किसे राजा की आंख बोला था? तो राजा का आंख गूढ़ पुरुष होता था। मौर्य काल में अर्थशास्त्र का प्रमुख आधार था कृषि। कृषि, पशुपालक, व्यापारिक, वाणिज्य आदि को सम्मिलित रूप से अर्थशास्त्र में क्या कहा गया? वार्ता। मौर्य काल में कर की दर क्या थी? 1/6 था, जो बाद में 1/8 कर दिया था मौर्य ने, अशोक ने। कौन सा शहर मौर्य काल में रेशम उद्योग हेतु प्रसिद्ध था? तो रेशम के लिए सबसे प्रसिद्ध था एक काशी और एक पुंडरू। मौर्य काल में कौन सा शहर मलमल उत्पादन हेतु प्रसिद्ध था? तो बंग शहर। मौर्य काल में कौन सा शहर मलमल हेतु प्रसिद्ध था? तो बंग शहर। मौर्य काल में रेशम कहाँ से मंगाई जाती थी? तो चीन से। मौर्य काल में रेशम मंगाया जाता था चीन से। मौर्य काल में सोने की 8 मुद्राएं प्रचलित थी। मौर्य काल में सोने का क्या था? 8 मुद्राएं प्रचलित था। 8 मुद्राएं सोने का था। 8 मुद्राओं पर चित्र अंकित था। किसका मिलता था? मयूर का, पर्वत का और अर्धचंद्र, ये तीनों मिलता था। कौन मौर्य काल में एक कर था? तो बलि एक कर था। कौन नमक कर था? तो हिरण्य एक नमक कर था। जो लोग स्वयं सिक्के बनाते थे उन्हें राज्य को कितना प्रतिशत ब्याज देना पड़ता था? 13.5%। लोगों को सिक्के बनाने के एवज में राज्य को कौन सा कर देना होता था? तो जब सिक्के बनाते थे तो उसे सपिका और परीक्षण, ये दोनों कर देना होता था। मौर्य काल में भूस्वामी को क्या कहा जाता था? तो भूस्वामी को क्षेत्रक कहा जाता था। मौर्य काल में काश्तकार को क्या कहा जाता था? उपवास। किस इतिहासकार के अनुसार अशोक के पतन का कारण प्रशासन में केंद्रीयकृत था? तो रोमिला थापर के अनुसार। रोमिला थापर के अनुसार इसी ने ये कहा था कि जब ये शांति प्रिय अपनाया तभी से पतन शुरू हो गया, रोमिला थापर ने, और बिल्कुल सही ही कहा था। नेक्स्ट है मौर्य काल में राज्य की ओर से सिंचाई का प्रबंधक कहलाता था सेतुबंध। कौन सा कर पूरे गांव से एक बार वसूला जाता था? पिंड कर। पिंड कर जो है पूरे गांव से एक बार लिया जाता था। मौर्य काल में पशुओं की रक्षा हेतु कौन सा कर लिया जाता था? विविध। मौर्य काल में नियुक्त श्रम अर्थात वेगार क्या कहलाता था? विशिष्ट कहलाता था। मौर्य काल में देशी वस्तुओं पर कितना प्रतिशत कर लिया जाता था? 4%। मौर्य काल में आयातित वस्तुओं पर कितना प्रतिशत लिया जाता है? 10%। मौर्य काल में उत्तरापथ कहाँ से कहाँ तक जोड़ता है? पाटलिपुत्र से तक्षशिला तक। मौर्य काल में हिमवंश मार्ग की किस ओर जाता है? तो ये उत्तर हिमालय की ओर जाता है। मौर्य के अनुसार तक्षशिला विदेशी व्यापार का प्रमुख केंद्र था। कौन पश्चिमी तट पर स्थित बंदरगाह है? तो ये सोपारा, बाड़बेरिकम और मंजूरिस, ये तीनों जो था पश्चिमी तट पर स्थित बंदरगाह था, यानी भारत के पश्चिम में। पूर्वी तट पर स्थित बंदरगाह है ताम्रलिप्ति। और कौन सा सत्य है? तो ये तीनों देखा। शुल्क कर को चुंगी कर, शुल्क जो चुंगी कर वसूलता था, वर्तनी सड़क कर था, और गुल्मदेय बड़मार से रक्षा का कर था। कौटिल्य ने अर्थशास्त्र में राज्य के कितने अंगों का वर्णन किया है? तो अर्थशास्त्र में 7 अंगों का वर्णन किया है। प्लिनी के अनुसार चंद्रगुप्त की सेना में कितने पैदल सेना थे? 6 लाख। युद्ध क्षेत्र में सेना का संचालन करने वाला अधिकारी क्या कहलाता था? नायक। मौर्य काल में सेना को अस्थायी सेना को क्या कहा जाता था? मौल। मौर्य काल में जंगली सेना को क्या कहा जाता था? अवाटी बल।
मौर्य काल में किराए की सेना को क्या कहा जाता था? भृतक। हाँ, पहले किराए की भी सेना लिया जाता था अगल बगल के राज्यों से, तो उसे भृतक कहा जाता था। मौर्य काल की राजकीय मुद्रा क्या थी? तो पन। मौर्य काल का जो राजकीय मुद्रा था पन। कौटिल्य। कौटिल्य ने अर्थशास्त्र में किसकी रचना की थी? तो ये ब्राह्मण, वैश्य और शूद्र की रचना किए थे। शूद्र की चर्चा किया गया है कौटिल्य के अर्थशास्त्र में। किसका उल्लेख अशोक के शिलालेख में हुआ है? तो कर्मकार, दास एवं सेवक का उल्लेख है। मौर्य काल में स्वतंत्र रूप से वैश्यावृत्ति अपनाने वाली स्त्री को क्या कहा जाता है? रूपा जीवा। जो अपने आप से वैश्या बन जाती है उसको रूपा जीवा कह दिया गया। मौर्य काल में स्वतंत्र रूप से जीवन व्यतीत करने वाली विधवाएं क्या कहलाती थी? तो उसको छंदवासिनी कहा जाता था। ठीक है, चलिए आज के लिए इतना ही। नेक्स्ट में देख लेंगे मौर्य का उत्तर बिहार। मौर्य उत्तर बिहार में कौन कौन था। ठीक है, इसी प्रकार से क्विक रिवीजन करते चलेंगे डिटेल से। ठीक है, आप इस वीडियो इसको 1 से 2 बार केवल बस देख लेंगे और कुछ नहीं। ठीक है, नेक्स्ट वीडियो में देख लेंगे मौर्योत्तर बिहार का इतिहास।